हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम लोग यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके सीटेट के सारे क्वेश्चंस पेपर कराए जाएंगे। 2011 से लेकर के आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी सब्जेक्ट्स। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखते हैं आज हम लोग यहाँ पर जो पेपर देखने जा रहे हैं ये जून का पेपर है 2011 का और सीटेट का पेपर 1। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपको दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जितना नीडेड होगा। तो कम टाइम में आपके पेपर यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करवाने में आई हूँ और सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट आंसर चूज करके आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर सही होगा। विकास कोई ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में इस टॉपिक के अलावा जो मतलब मोस्ट आप कह सकते हैं वेटेज वाला टॉपिक है वो यही है। स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा या फिर एरिक्सन के द्वारा। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पियाजे के द्वारा। 4 स्टेजेस आपको पता होंगी। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज ये 0 से 2 साल तक चलती है। दूसरी कौन सी है आपकी? प्री ऑपरेशनल, इसको बोलते हैं संवेदी गामक या फिर संवेदीय पेशीय अवस्था। प्री ऑपरेशनल ये होती है आपकी 2 से 7 साल तक, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि 7 से 11 साल तक। मूर्त संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, वैज्ञानिक संक्रियात्मक या फिर तर्क की अवस्था कहा जाता है, जिसे धीरे धीरे टॉपिक्स के साथ मैं आपके कुछ मतलब इन क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है फॉर्मल, तो 11 से 15 या फिर 12 से ऊपर इसे कहते हैं अमूर्त या फिर औपचारिक। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं, पियाजे के द्वारा दी गई हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। एसपीसीएफ से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या क्या यहाँ पे मेन चीजें हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। सेंस और मोटर स्किल्स को यूज करता है बर्थ से 2 इयर्स तक। ठीक है, आइटम्स नोन बाय यूज और ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि जो वस्तु स्थायित्व होती है वो इसमें आ जाता है बच्चे के अंदर। इसमें क्या होता है? प्रतीकात्मक, प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज यूज करता है, इगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा थोड़ा सा। ये टॉपिक मैं एक अलग से वीडियो आपका बनाऊंगी और उसमें ये डीपली मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगी। उसके बाद आप ये सारी चीजें कभी भूलोगे नहीं। इगोसेंट्रिज्म एक और स्टेज में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो ये सारी चीजें मैं आपको डीपली बता दूंगी एक अलग से वीडियो बना के। और थिंकिंग, ये सारी चीजें मेन चीजें क्या है यहाँ पर? इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस ग्रो हो जाता है और चाइल्ड डी सेंटर हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप बाकी चीजें देख सकते हैं। लॉजिक अप्लाई करने लगता है कॉन्क्रीट में, ऑब्जेक्टिव और रैशनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, और ऑपरेशनल वाली चीजें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पे करने लगता है। मेन चीजें क्या है? कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, नंबर्स, जो नंबर वाले आपकी चीजें हैं, आइडियाज
और क्लासिफिकेशंस, सीरिएशंस भी बोल सकते हो, सीरियलाइजेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक में एब्स्ट्रैक्ट रूप से यानी कि अमूर्त रूप से सोचता है बच्चा, हाइपोथेटिकल आइडियाज उसके अंदर आ जाते हैं, और एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल मोरल इश्यूज को एक्सप्लोर करने लगता है, उनके बारे में भी चर्चा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग लर्नर्स। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका, माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए, सिंपैथेटिक, न्यूट्रल, नेगेटिव या फिर प्रोएक्टिव। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक या फिर अग्रोन्मुखी। ठीक है, कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? प्रोएक्टिव। जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कार्य करने के लिए, उनको लगातार अभिप्रेरित करते रहना चाहिए और हर काम में उनका साथ देना चाहिए अगर वो काम सही है अपनी जगह पर। तो द इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीएन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट थियरिस्ट या फिर पावलोव। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। सही जवाब की बात करें अगर तो सही जवाब है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट थियरिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट थे इसमें, तो ये मेनली जर्मनी से थे। ठीक है, और अगर इसके जनक की बात करें, गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्दीमीर भी इनको बोलते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, और गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र आकार, होल को रिप्रेजेंट करता है ये। और जो गेस्टाल्टवादी थे वो कौन कौन थे? कोर्ट लेविन थे जिन्होंने फील्ड थियरी दी थी, और मैक्स वर्दीमीर हो गए आपके जो जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा कोफका और कोहलर जिन्होंने अंतर्दृष्टि का यानी कि सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पिक्चर लगा दिया है, आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन ब्रेन मैप्स लर्निंग फीचर्स टू अंडरस्टैंड द होल इंस्टेड ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब किसी भी चीज को सम ऑफ इट्स पार्ट देखने की बजाय एज अ होल पर कंसंट्रेट करता है, जो भी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन जो है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या मायने रखती है? 4 ऑप्शन दिए। मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, शार्पन्स द मेमोरी ऑफ द लर्नर्स, और डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाता है आपका, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आप इसकी बात करो, अभिप्रेरणा की बात करो, जब बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा, किसी भी कार्य को शुरू करने का फर्स्ट स्टेप ही मोटिवेशन होता है। चाहे आप किसी भी चीज में देख लो, आप किसी कार्य को क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले मोटिवेशन आती है वो कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मोटिवेशन से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, गोल को पाता है, रिवॉर्ड्स, सपोर्टिव पीयर्स, इनकरेजमेंट, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज और डिटर्मिनेशन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बताना कौन सा नहीं है। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरमेंट, जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है। या फिर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन जा रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा वाला सही रहेगा, थर्ड वाला जो है सही हो जाएगा।
रेक्टिफिकेशन को वैसे भी यहाँ पर हटाया जाता है, ठीक है। जहां पर भी इस तरीके का ऑप्शन होगा वो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। रटना, मेमोराइज करना या फिर किसी चीज को मगअप करना, यंत्रवत याद रखना, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। Which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटोरियम, होम, प्लेग्राउंड या फिर स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट? सभागार, घर, खेल का मैदान या फिर विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण? सही जवाब कौन सा होगा? फोर्थ, क्योंकि बेस्ट जगह यही है किसी भी बच्चे के लिए, स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट। क्योंकि कोई भी संज्ञानात्मक विकास जो आपका होगा स्कूल में होगा, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी, तो आप क्लास में ही उसको पूछोगे, पता करोगे, और साथ में आपके सहयोगी भी होंगे वहां पर। देख सकते हो यहाँ पर आप क्या क्या चीजें हैं। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, पार्टिसिपेटरी चीजें आएंगी, आप सहयोग की भावना आएगी, ये सारी चीजें। इंक्लूसिव एंड बैरियर फ्री एक्सेस एक तरीके से होगा क्लास में, और डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, कई सारी चीजों को आपको मैनेज करना भी आ जाएगा, पार्टिसिपेट करना, डिसिप्लिन में किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर विकसित होंगी अगर आप क्लासरूम, स्कूल और क्लास का एनवायरनमेंट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। कुछ समझाऊंगी भी मैं यहाँ पर आपको। पहला ऑप्शन क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामी अवस्था भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब क्या हो जाएगा? तार्किक रूप से जब शुरू कर देता है चिंतन। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये आपका ये वाला, देखिए, सबसे पहले जब आप बात करो कि आपको पता होगा कि सबसे पहले ये वाली अवस्था रहती है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये, थर्ड पर ये, एंड देन हो जाती है फोर्थ पर ये, ठीक है। तो जब फर्स्ट पे ये वाली है आपकी संवेदी प्रेरक, यहाँ पे बच्चा इतना सोचना शुरू नहीं कर पाता है, सोचना शुरू करता है वो इससे पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट होती है बट विदाउट रीजनिंग, ठीक है। बस उसे रीजन नहीं पता होगा चीजों का, बस वो ऐसे ही बातें करेगा बच्चा। नेक्स्ट क्या है? मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट, यहाँ से बच्चे के अंदर एक रीजनिंग आएगी कि ओके, चीजों का रीजंस वो देखेगा, फाइंड आउट करेगा कि ओके इस वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है, रीजन। फिर फोर्थ, और यहाँ पर आपका इंडक्टिव डिडक्टिव भी आ जाता है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, आगमन निगमन तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, और ये आपकी रहती है 7 से 11 वर्ष, है ना। फिर उसके बाद में फोर्थ वाला क्या हो गया? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रूप से बच्चा सोचना शुरू करता है, यानी किसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन में स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हिंदी में बोले तो परिकल्पित आगमन निगमन तार्किक सोच, इस तरीके का कुछ बोलेंगे इसको हिंदी में। सही जवाब था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देख सकते हो 4 स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिनमें से थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। दूसरा, नीड फॉर कंपनी, सानिध्य, संगति की आवश्यकता। तीसरा, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। चौथा क्या है? नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो सही जवाब यहाँ पर क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं।
पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकता है, ना कि आपकी मानसिक। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, अच्छी शिक्षा के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। सही जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सृजनात्मकता का पोषण करता है। क्वेश्चन है पॉजिटिव, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप सही आंसर जल्दी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला यहाँ पर सही हो जाता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब किस बच्चे को किस चीज में रुचि है, क्या उनकी प्रतिभा है, वैसी ही उनको अवसर प्रदान करो, तो क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी होगी वो नर्चर हो पाएगी। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग रिफर्स टू, मन का मानचित्रण संबंधित है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, और आपकी ईवीएस में भी जो मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं पहले कुछ इस तरीके के आते थे, बट अब आपका मानचित्र से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका इंडिया का मानचित्र है उससे। इसमें क्या क्वेश्चन है? ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड, मन का चित्र बनाने से। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अ टेक्निक टू एनहेंस कंप्रहेंशन, बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, साहसिक कार्यों की योजना। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? मन का मानचित्रण, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आप कब करते हो? माइंड मैपिंग जब आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हो, कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, तो उसकी एक रूपरेखा, आउटलाइन आपको अपने माइंड में तैयार कर लेना चाहिए, और आपका मन किस तरीके से कार्य कर रहा है उस पर आपको मतलब अनुसंधान करना चाहिए उस चीज पे। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड, फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपको एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए। अब देखो रूपरेखा किस तरीके से यहाँ पे बनाई। माइंड मैपिंग कर रहे हो, एक रूपरेखा बना रहे हो, कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो। ठीक है, और किस तरीके से आप इसको कर रहे हो, एक रूपरेखा आप बना रहे हो, बेनिफिट्स किस तरीके से होंगे आपके। कोलैबोरेशन कर रहे हो, कोलैबोरेशन में क्या क्या टीम वर्क है, शेयरिंग है, कॉलीग्स हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं माइंड मैपिंग से रिलेटेड हैं। प्लान कर रहे हो आप कोई चीज, प्लान करने का क्या मतलब होता है कि यही आप अपने माइंड में कोई चीज तैयार कर रहे हो, और वो करना भी चाहिए। तो मन की क्रियाशीलता पर किस तरीके से कार्य कर रहा है उस पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? लॉ ऑफ एटीट्यूड, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता नियम, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव नियम। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बच्चे ने मान लो अभी उसके सामने, बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आई, नवीन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनको वो सॉल्व करना चाहता है। अब उन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व अगर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना कोई प्रीवियसली वैसा ही जो सिचुएशन उसके सामने आई होगी उससे कंपेयर करेगा सिचुएशन को, और उस समय पे जो उसने किया होगा वैसा ही चीज वो यहाँ पर करना चाहेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो ये क्या हो गया? सादृश्यता का नियम। ठीक है, मतलब चीजें वैसी ही दिख रही हैं बच्चे को कि वही प्रॉब्लम मेरे पास फिर से आई है या फिर उसी तरीके की, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एनालॉजी हो जाएगा। लॉ ऑफ एनालॉजी देख लो आप। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज मेड बाय हिम
इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट, दैट इज ऑर्गेनिज्म मेक्स रिस्पॉन्सेज बाय एनालॉजी। मतलब जो जीव हैं वो सादृश्यता के नियम से रिस्पॉन्स करते हैं। एक नई सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स किया किसी इंसान ने, इस तरीके से रिस्पॉन्स किया है कि पहले जो उसके पास सिचुएशंस आई थी पास्ट में, उसी तरीके का उसने रिस्पॉन्स दिया है आगे की जो प्रॉब्लम आई है उसके पास उसमें। द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसेबिलिटी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर होगा थर्ड, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। मतलब जो जिस बच्चे की जो रुचि है उसके हिसाब से आप उसको पढ़ाइए और अपने टीचिंग मेथड को चेंज करिए। कोई बच्चा अगर किसी तरीके से समझ रहा है तो उस बच्चे को उस तरीके से समझाइए। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चे को समझ में आना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मेथड आप उसकी रुचि के अनुसार प्रयोग करें। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में, बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या फिर बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एनसीएफ 2005 के हिसाब से भी अगर आप देखो तो उन्होंने क्या कहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं प्लस जो स्पेशल बच्चे हैं दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, इसी का मतलब है इंक्लूजन से। ठीक है। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया तो आपको जरूर आना चाहिए, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसलेक्सिया काहे से रिलेटेड होगा? रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार, बिहेवियरल डिसऑर्डर, व्यवहार संबंधी विकास, विकार है यहाँ पर। ठीक है, विकास नहीं है, विकार है। मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणितीय विकार। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पठन विकार। इसमें बच्चा अक्षरों को नहीं समझ पाता है, नहीं पहचान पाता है, और इसलिए रीडिंग डिसऑर्डर वो हो जाता है उसको। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड्स एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स। मतलब डिकोडिंग में प्रॉब्लम होती है एक तरीके से, ऑल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया अफेक्ट्स एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में नवीनता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्रिएटिव आइडियाज, सृजनात्मक विचार, या फिर फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ना। कौन सा सही हो जाएगा? सिंपल है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला गिफ्टेड का नहीं होगा। गिफ्टेड का क्या होगा कि वो अपने पेयर्स के साथ एक सहयोगात्मक भावना रखता है, एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, बिहेवियर उसका अच्छा है, और मतलब इंक्लूड होता है चीजों में, तो वो वाला सही होगा आपका ऑप्शन। आई स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी करना आरंभ करते हैं, क्या चीज करेंगे के साथ, किस तरीके का व्यवहार आप करेंगे? ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, बच्चे के साथ में क्या करना चाहिए? बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और द्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध किया जाना चाहिए। सेकंड क्या है? गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा कि जो
बच्चे हैं उनके साथ एक स्पेशल बिहेवियर करना चाहिए, क्लासरूम में विशेष प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, निचले स्तर के कार्य को करने की छूट देनी चाहिए। चौथा है हेल्प्ड विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। सही जवाब आपके सामने है फर्स्ट वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो हिज और हर का यूज क्यों कर रहे हैं, रूढ़िबद्धता को कम करने के लिए, बायसनेस को कम करने के लिए। ठीक है, आप सभी सीटेट के पेपर में आप इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे जहां पर सिर्फ एक जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। दूसरा, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, विशेषता नहीं। अब क्वेश्चन क्या है ये, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है। ठीक, सही जवाब हो जाएगा थर्ड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। ये गलत है ना भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ शैक्षिक संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी एक ट्यूटर फाइंड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी थोड़ा अधिगम कर सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर शैक्षिक संस्थान की ही ज़रूरत नहीं होती है, होम ट्यूशंस भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, चार ऑप्शंस दिए हैं। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान कर रहा है और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ड्यू टू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान केंद्रित किया जाए। सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड टीचर्स फैसिलिटेट्स, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्या है, मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। सही जवाब कौन सा होगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। भाई वास्तविक दुनिया में बच्चे रहते हैं तो वो वास्तविक चीजों को जिनको देखते हैं, जिस तरीके के उदाहरणों को वो सुन रहे हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, अगर आप वैसे ही उदाहरण को कक्षा में लाएंगे तो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी उन्हें। टू मेक असेसमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए काहे के प्रति सचेत होना चाहिए, किस चीज के प्रति सचेत होना चाहिए। चार ऑप्शंस हैं। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग, यूजिंग वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट, मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंस और एवरेज, बच्चों को उपाधि दे दो एक तरीके से कि कौन बुद्धिमान है और कौन औसत है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर because of his her democratic nature allows students to sit all over the class, some sit together and discuss or do group reading, some sit quietly and read themselves, a parent does not like it, which of the following may be the best way to handle the situation। इसका मतलब है कि एक शिक्षक है जो जिसका नेचर एक थोड़ा सा लोकतांत्रिक टाइप का है, तो क्लास में जो भी बच्चा जहाँ बैठना चाहता है कह देता है आप जहाँ चाहो वहाँ बैठो,
और जो जिनका मन होता है वो एक साथ बैठते हैं, जिनका मन होता है वो डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ लोग ग्रुप रीडिंग करते हैं, कुछ लोग चुपचाप अकेले बैठकर पढ़ते हैं। तो एक टीचर, एक पेरेंट है, अभिभावक है, उसको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति को वो दूर कर सके उसके लिए सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला क्या है? अभिभावकों को शिक्षकों पर एक तरीके का विश्वास व्यक्त करना चाहिए और जो शिक्षक के साथ हैं वो समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरीके से आप ये चीज कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये चीज। दूसरी क्या है ऑप्शन? जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल से बच्चों को निकाल लें, दूसरे स्कूल में दाखिला करा दें। तीसरा क्या है? जो पेरेंट्स हैं शिक्षक की शिकायत कर दें प्रिंसिपल से। फोर्थ क्या है? जो पेरेंट्स हैं वो प्रिंसिपल्स से, जो भी प्रिंसिपल हो कॉलेज के, स्कूल के, उनसे एक तरीके की रिक्वेस्ट करें कि वो बच्चों का अनुभाग बदल लें, मतलब सेक्शन बदल दें। क्लास का सेक्शन ए है तो बी कर दें, इस तरीके के। कौन सा सही हो जाएगा? सबसे बेस्ट मेथड है कि टीचर से बात करो। आपको प्रॉब्लम है टीचर से, टीचर ऐसी चीजें कर रहा है तो उसमें प्रिंसिपल क्या कर सकता है? आप बच्चे को स्कूल से भी नहीं निकाल सकते, कितने स्कूल आप बदलेंगे? अगर अगला भी स्कूल ऐसा हुआ, आप वर्ग जो बच्चे का क्लासरूम है वो कहाँ तक चेंज करवाएंगे? सबसे सही तरीका है आप जो टीचर है उससे बात करो इस चीज पे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर उनका तरीका सही है तो उनके भी पर्सपेक्टिव को समझो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, Which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए किस चीज को? पहला क्या है? शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता, ठीक है, कंपिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक। दूसरा, कंपिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, अति मानक भाषा में पढ़ाओ, इसमें दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, ईगरनेस टू टीच, पढ़ाने की उत्सुकता। चौथा, पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो क्या है? धैर्य और दृढ़ता। सही जवाब क्या हो जाएगा? धैर्य और दृढ़ता। फोर्थ वाला पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत है। बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनको आप समझें और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिले। सबसे ज़रूरी क्लास में ये होगा, उनको आप समझ पाओ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने और भी क्वालिटीज़ लिख दी हैं जो प्राइमरी में होनी चाहिए। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट अ टीचर शुड हैव टू बी पॉइंटेड आउट एज एक्सपीरियंस्ड एंड गुड टीचर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। 7 दी हुई हैं। फ्रेंडली एंड कंजीनियल होना चाहिए, मतलब कि आपको लगे कि मेरे जैसा है ये टीचर, तो मतलब एक अपनापन सा आपको लगे। कंजीनियल का मतलब हो गया ये। फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए उसका व्यवहार थोड़ा। नेक्स्ट क्या है? पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व उसका इम्पोर्टेंट है। नॉलेज एंड टीचर्स एजुकेशन, गुड कम्युनिकेटर, गुड लिसनर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और बी काइंड, मतलब एक तरीके से काइंड होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि एक वो फ्रेंडली हो, कंजीनियल हो, धैर्य हो उसके अंदर और दृढ़ता हो, तब ये चीज़ें सही हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। दूसरा है कक्षा में एकदम खामोश और पिन ड्रॉप साइलेंस। तीसरा, अधिकतम उपस्थिति और मैक्सिमम अटेंडेंस। फोर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य दिया जा रहा हो, रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना का मतलब हुआ वो मोटिवेटेड है। एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित होगी? विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। नेक्स्ट थियोरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ
मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। ठीक है, तो खेल पद्धति किसमें होगी? ऑप्शन नंबर 1, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू, पाठ्य चर्चा शब्दावली किस चीज की ओर संकेत करेगी शिक्षा के क्षेत्र में? पहला, इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया पर। दूसरा, क्लास में जो भी मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हो रहा है उसके लिए। तीसरा क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी टॉट। नेक्स्ट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। फोर्थ वाला सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच ऑफ following stages does a child begin to think logically about abstract propositions? पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन बच्चा करना आरंभ कर देता है? मैंने अभी ही कुछ क्वेश्चंस पहले आपको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, आई होप भूले नहीं हो गए आप लोग। अमूर्त की बात कर रहा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी मैंने बताया था। सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, पढ़ लें आप लोग चारों ऑप्शंस। एज भी यहाँ पर ठीक से दी हुई है, एज भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सही जवाब यहाँ पे है 4th वाला। ठीक है, ये स्टेज जो होगी यहाँ पर बच्चा पॉलिटिकल चीज मुद्दों के बारे में और कई सारी ऐसी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेगा जो उसके सामने नहीं है, अमूर्त रूप से एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा समाजशास्त्र या फिर सामाजिक दर्शन। मतलब एक टीचर बच्चे की समस्याओं को हल करेगा, किस तरीके से सक्सेसफुली कर सकता है, ये भी आप कह सकते हो। यहाँ पर सही जवाब होगा शिक्षा मनोविज्ञान। बच्चे के व्यवहार पर आधारित चीजों को बच्चा किस तरीके से कोई चीज़ जल्दी समझ ले रहा है, किस चीज़ में उसको रुचि है, ये सारी चीज़ें अगर टीचर मनोविज्ञान के द्वारा समझ जाएगा तो टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका हु डजंट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, ये क्या दर्शाता है? शी डजंट लाइक हर होम एट ऑल, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट, द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, बच्चे खूब बात करें इसकी जो है अवसर मिलता है विद्यालय में। नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। इसका एक सिंपल सा फंडा है, बच्चा जब देखेगा कि विद्यालय में उसके जो थॉट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, मान्यता मिल रही है, लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, तब वो बातें वहाँ बोलता है। जहाँ पर उसकी बातों को नकार दिया जाता है, कोई नहीं सुनता है, उसको अनइम्पोर्टेंट समझा जाता है, तो वहाँ पे वो नहीं बात करता है। तभी ये सारी चीजें टीचर पे लागू होती हैं कि टीचर काइंड हो, बच्चे की बात को सुने और इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस शो करें बच्चे के लिए कि येस यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? और इतने क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, उसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है? तो आप कर सकते हो बेझिझक। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कोलबर्ग, स्किनर, पियाजे या फिर एरिक्सन। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान अगर इस बारे में बात हो रही है तो पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ ये चीज़ अच्छी तरीके से। पियाजे ने ये किया था और अपने ही बच्चों पर उन्होंने ये प्रयोग किए थे, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर अडल्टहुड? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, और अगर गैंग एज की बात करते हैं तो वो होता है बाल्यावस्था। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो अगर इस तरीके का आता है तो स्टैनले हॉल ने कहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस लास्ट टिल द इंडिविजुअल बिकम्स अ यंग मैन और यंग वुमेन। ठीक है, एडोलेसेंस के उसमें आप देख सकते हो, ये कुछ चीजें हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल है, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है। तो अभी तक अगर आप यहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्रगति पथ 24/7 एक और ग्रुप है, अगर आप लोग क्विज करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। प्रगति पथ क्विज नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दोनों लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।